जब एचडीएफसी पे बात कर रहे थे तो मेरे स्क्रीन पे ये अगर आप देखें स्टॉक बार बार अपीयर हो रहा था। इट्स 607 क्लियर चार्ट है, बहुत क्लियर चार्ट है, याद रखिएगा। और अपने बेस से निकल के बाहर आ रहा है और बेस से निकल के हालांकि मूव दे चुका ऑलरेडी, बट स्टिल आई मीन एक बहुत ही क्लीन चार्ट है इस वक्त। मार्केट से डे लो, स्पेशली बैंक निफ्टी डे लो, इट्स 42189 और आप बहुत शालीनता से अगर आप देखें अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए अब कंफर्टेबली अगर आप देखिए टाइम स्पेंड कर रहा है। अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स और आई मीन इंटरडे स्विंग से हट के थोड़ा सा निवेश के पर्सपेक्टिव से बातचीत करते हैं। और इसी क्रम में आज सीएनबीसी आवाज की इस कड़ी यानी आउटलुक 2023 के इस क्रम में हमारे साथ आज श्री सुनील सुब्रमण्यम, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के मौजूद हैं। सुनील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और मैं तो आई थिंक पहली बार मुखातिब हो रहा हूँ आपसे इस साल में, तो आपको मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। ये साल अपने आप में अगर आप देखें बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। हाँ जी जी जी, शुक्रिया सर। बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है सर। और अब तक के सारे डिस्कशन में आई मीन ये चीज़ आई कि हम जब CY22 के आखिरी में खूब भाग रहे थे, इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे गया, 30 नवंबर को अपना ऑल टाइम हाई छू के आया। आपने ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया, तो कहीं ना कहीं आप देखिए आप वैल्यूएशंस के टर्म्स में पैरेलली अलाइंड हो गए। करेक्ट। एफआईएस को, हॉट मनी को या फिर एग्रेसिव मनी को कुछ और जगह स्पेशली लाइक चाइना ओपनिंग अप वो प्रभावित करने लगा। क्या थोड़ा सा इनिशियली अगर आप देखें जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ CY23 है वो चैलेंजिंग रह सकता है इस लिहाज से हमारे लिए? यस, आपकी जो एनालिसिस है वो सही मैं कहूंगा, क्योंकि जो नवंबर 30 तक क्या हुआ था, एक ऑयल प्राइस की गिरावट 125 जो गई थी ऑयल प्राइस पिछले साल अक्टूबर में, उससे जो गिरावट आई थी जुलाई से आपने देखा कि फेड के रेट हाइक के कारण, एक रिसेशन की ऐलान के कारण आपको ऑयल का दाम 125 से 80 गिरा। वो एक इंडिया के लिए पॉजिटिव ट्रेड था। तो करीबन $10 बिलियन एफआई फ्लोस नवंबर 30 तक आ गए थे। फिर दिसंबर में क्या हुआ कि दो तीन चीज, पहले एक और एडवांटेज हमारे लिए थी कि चाइना में कोविड की वापसी, मगर अब और चाइना की मार्केट बिकॉज ऑफ द कोविड और पोस्ट ये जो अमेरिका के साथ, ताइवान के साथ जो ये सिलसिला चल रहा था, उसके कारण चाइनीज मार्केट बहुत डाउन हो गई। तो नवंबर 30 के क्या बाद क्या हुआ है कि चाइना जैसे ही अभी ओपनिंग अप की बात कर रही है, तो शायद वर्ल्ड में जो मेटल्स और ये जो डाउनटर्न में रहे थे कमोडिटीज, क्योंकि चाइना की नेगेटिव ग्रोथ के, नेगेटिव आउटलुक के कारण, तो अब उसमें थोड़ा एक पॉजिटिव मूव देख रहा है, क्योंकि अगर चाइना ओपन अप होगी तो बहुत बड़ा मार्केट है, तो नेचुरली एक वैल्यू बाइंग के तौर पर चाइना के ऊपर थोड़ा अलोकेशन बढ़ेगा और उसमें थोड़ा इंडिया से भी बाहर निकला है। सेकेंड थिंग, दिसंबर में होता है हर साल कि ये हॉट मनी वाले जो हेज फंड्स होते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि कैश प्रॉफिट से ही उनको अपना बोनस या जो भी हासिल कर सकते हैं। और इंडिया में खासकर हमने एमएनसी, अपना इंडिया का जो MSCI इंडेक्स है उसमें खाली 4 या 5% का रिटर्न, फिर भी वो पॉजिटिव 4 या 5% था, तो उनको प्रॉफिट बुकिंग के लिए इंडिया का मार्केट में ही मौका मिला। बाकी सब मार्केट में उनको डबल डिजिट नेगेटिव था इस साल में, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अपना बोनस हासिल करने के लिए दिसंबर में वो सेलिंग हुई और जनवरी फर्स्ट वीक में वो जारी है, क्योंकि अभी चाइना का ओपनिंग अप स्टोरी आ गया, तो शायद फ्रेश एलोकेशन अब थोड़ा चाइना की ओर जा रहा है। वो एक बात है। सेकंड इज यूएस की जो डेटा पॉइंट्स है वो बहुत मिक्स्ड एंड कंफ्यूजिंग है। सडनली एक टाइम में आता है बहुत स्ट्रांग है लेबर का डेटा, तो शायद फेड और भी रेट हाइक करेगा। फिर आती है कि न्यू थोड़ा वीकनेस दिख रहा है, तो फेड की एक्शंस वर्क कर रही है, तो शायद फ्यूचर रेट हाइक नहीं। ये बहुत एक माहौल बहुत वॉलेटाइल है इंटरनेशनल अमेरिका के रिलेटेड आउटलुक, और उससे भी इंडिया में थोड़ा ताल्लुक रहता है एफआई फ्लोज के अंदर। फिर आप समझिए कि 1 फरवरी की हमारी बजट है, तो उसके कारण भी, बजट के कारण क्या हो सकता है, क्या टैक्सेशन के ऊपर राहत मिल सकती है या बढ़त भी हो सकता है, तो एफआईएस की सोच इसके ऊपर भी होगी। तो आपकी जो सोच है कि ये क्वार्टर थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा इंडियन मार्केट के लिए फॉरेन फ्लोज के कारण, जरूर, मगर एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत डोमेस्टिक फ्लोज का सपोर्ट है, तो वॉलेटिलिटी हमारी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट से कम ही होगी, बट फिर भी फर्स्ट क्वार्टर वॉलेटाइल रहेगा और अर्निंग सीजन भी सामने है। और ये अर्निंग सीजन की खास चीज ये है कि नॉट ओनली आपको फेस्टिवल सीजन के टॉप लाइन नंबर्स कैसे आए थे, सेकेंड कमोडिटी प्राइसेस की जो ईजिंग हुई थी उससे मार्जिन की एक्सपेंशन हुई, मगर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी आउटलुक फॉर दिस ईयर, जो हर कॉर्पोरेट
बता रहा है कि मेरी ऑर्डर बुक ऐसी है, मेरी आउटलुक फॉर डिमांड ऐसी है, तो उससे भी मार्केट की फ्यूचर वैल्यूएशन की ट्रैजेक्टरी डिसाइड होगी। तो ये फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा मेरे लिए वॉलेटाइल साइडवेज मूवमेंट वाली क्वार्टर दिख रही है। एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि ग्रेजुअली जैसे ही क्लैरिटी आती है, शायद पूरे क्वार्टर को वॉलेटिलिटी नहीं रह सकती है, अगर बजट अच्छा बन गया और एक इंफ्रा का क्लैरिटी आ गया, बैंक के मर्जर्स के बारे में कुछ क्लैरिटी आ गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के बारे में क्लैरिटी आ गया, या लेबर एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसमें क्लैरिटी है, तो बजट से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो पॉजिटिव टिक बॉक्सेस हुए तो शायद बजट के बाद ही मार्केट में वापस तेजी आ सकती है। और एफआईएस की जो खरीदारी जुलाई टू नवंबर में करीबन $10 बिलियन हुई है, मगर अक्टूबर 21 से जून तक करीबन $33 बिलियन बाहर गए थे। तो $23 बिलियन जो इंडिया के पास में थे, 23 बिलियन, वो अभी आने का बाकी है। शायद थोड़ा चाइना में अभी शिफ्ट हो सकता है, मगर इंडियन मार्केट में भी थोड़ा बहुत वो पैसा आएगा, और उसके लिए एफआईएस के लिए इंडिया ओरिएंटेड ट्रिगर होगा। जैसे ही ये विंटर सीजन खत्म होती है एडवांस देशों में, तो तेल का डिमांड घटेगा, उसके साथ जो स्लो डाउन और रिसेशन की बात हो रही है, शायद तेल के ऊपर और दबाव आएगा और दाम 80 से 70-60 की ओर चलेगी। तो मैं समझता हूं कि एफआईएस की फ्लो भरपूर जबरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट में वापस आ सकती है सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में। अच्छा सर, अभी तक जो आपका मेरा डिस्कशन हुआ उसमें एफआईएस की मनी, एफआईएस का पैसा, उस पर हमने काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन जहाँ तक डोमेस्टिक पैसा भी है, जो डीआईएस को ने मतलब CY 22 में और 21 में प्रूव कर दिया कि वो इंडियन मार्केट्स को उसने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया, बट वर्सेस CY 20, 21, 22, 23 में जिस परिस्थिति अलग है वो है इंटरेस्ट रेट्स, एफडी पर और कॉर्पोरेट एफडीज पर तो रेट और भी बेहद अगर आप देखिए शानदार मिल रहा है। दैट्स बिट चैलेंजिंग फॉर आई थिंक डीआईएस मनी व्हिच इज वाज फ्लोइंग टुवर्ड्स इक्विटी एज वेल। तो आपको क्या लगता है, मैं एज ए इन्वेस्टर मैं कितना चंक इस वक्त एफडीज पर, डेट पर रखूं, और कितना चंक अपने पोर्टफोलियो का या फिर अपनी लिक्विडिटी का इस वक्त इक्विटीज की तरफ लेके जाऊं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि डेट में एफडीज में डालने पर आपको मैं 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो अगर आप रिएलोकेट करोगे तो अच्छी होगा, क्योंकि ये अच्छी एक लॉक इन कर सकते हो, मे बी 7-8% के रेट्स पे भी लॉक इन कर रहे हो, तो जिस दिन को उससे शांति है, क्योंकि इन्फ्लेशन 5-6% के ऊपर तो 2% आपको रियल रिटर्न भी मिल सकता है। तो थोड़ा रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स में कहूंगा अप टू 20% आप डेट में एलोकेट कर सकते हैं, मगर आपकी आउटलुक थोड़ी लंबी है 3 साल के लिए, तो मैं कहूंगा कि 3 साल के एफडी में 8, 8.5 में लॉक इन करने से इक्विटी में आपको 3 साल में शायद डबल डिजिट भी रिटर्न मिल सकते हैं विद अ बेटर टैक्सेशन। तो मेरी 1 ईयर की आउटलुक वाला पैसा शायद एफडी में आप लगा सकते हो, मगर जो भी 3 साल से ऊपर वाला आउटलुक है उसमें ये 1 साल का जो आपको अभी रिटर्न दिख रहा है शायद उतना नहीं होगा, मगर ईयर 2 और ईयर 3 में वो मेकअप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में 3 साल वाला पैसा में अभी भी इक्विटी ही ज्यादा शामिल होना चाहिए, 1 साल वाला पैसा में शायद एफडी में थोड़ा आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय 20%। ओके, दैट्स गुड। अगर आप देखें पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई कि अगर एक पैसा आपके पास 100 में से 50 रुपए अगर आप देखें, या फिर जो 20 रुपए हैं वो आप एफडी की तरफ लेके जाइए, और उसको भी अगर आप देखें 1 साल की एफडी कराइए, क्योंकि अगर वो 3 साल की लॉक इन में गई तो शायद पोस्ट टैक्स बेनिफिट जो होगा उसका इतना अच्छा नहीं होगा जितना शायद वो पैसा आपको इक्विटी में जनरेट करके देगा। अच्छा सर, अब बात करते हैं कि वो जो हमारा 80% पैसा जिसमें हम बात कर रहे हैं कि 3 साल में हम अच्छे रिटर्न्स को हासिल कर पाएंगे, उसके लिए अब हमारे पास विकल्प क्या क्या है? लेट्स स्टार्ट विद आईटी। आईटी में टीसीएस ने आई थिंक रेवेन्यू फ्रंट पे तो हमको शायद एक कंफर्ट दिया, बट आई थिंक डील वन फ्रंट पे शायद बहुत अच्छी पिक्चर ड्रॉ नहीं की, और बाजार उसी से थोड़ा सा अगर आप देखें हतोत्साहित नजर भी आ रहा है। क्या आप आईटी को इन लेवल्स पे ऐड करना चाहेंगे, स्पेशली आफ्टर आई मीन सीइंग टीसीएस? बिल्कुल, मैं कहूँगा धीरे धीरे आईटी को ऐड करना चाहिए, मगर एक याद रखना चाहिए कि आप ये 52 वीक हाई लो से मत जाइए, क्योंकि आईटी का जो हाई हुआ था पोस्ट कोविड में वो एक अलग स्थिति के कारण एक बड़ा बदलाव वर्ल्ड में एक Y2K तरह के मोमेंट कोविड के कारण आएगी। इसके लिए आईटी एक सुपर ग्रोथ सेक्टर बन गई थी और वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे, अब बहुत गिरे हैं,
मगर एक सेफ्टी का लेवल है आईटी का, क्योंकि बहुत गिर भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक बेस डिमांड तो होता ही है। तो मैं कहूंगा कि सेफ्टी के तौर पर अगर आपने आईटी को बहुत कम कर दिया था, उसको वापस उस सेफ्टी लेवल पे लाने के लिए वक्त सही है। धीरे धीरे अब आईटी को अलोकेट कर सकते हैं, मगर ये मत समझिए कि वापस वो ग्रोथ वाले वैल्यूएशन तक पहुंचेगा। एक सेफ्टी वाले जो वैल्यूएशन उसको डिजर्विंग है वही उसको मिलेगा, मगर वो जरूर आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने शायद ये आईटी के गिरावट के टाइम में आईटी का एलोकेशन बहुत कम कर दिया होगा। तो उसको नॉर्मलाइज करके मीन रिवर्शन की तरह थोड़ा ऐड करना अभी एक उचित वक्त होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे ख्याल में इंडियन आईटी कंपनीज बहुत स्ट्रांग है मार्केट शेयर होल्डर्स वर्ल्ड की इकोनॉमी में। और इंट्रा आईटी सेक्टर, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी मार्केट शेयर शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि एक स्लोडाउन और रिसेशन में कॉस्ट के ऊपर इतना ध्यान होता है। बाइंग कंपनीज के आईटी जो बाई करते हैं आईटी के सर्विस को, वो भी शिफ्ट करेंगे और एक अग्रेसिव कॉम्पिटिटर जाके मार्केट शेयर गेन कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आईटी पैक के अंदर थोड़ा चर्न होगा, तो इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट बाइंग आईटी धीरे धीरे। ओके, आईटी अगर देखें ग्रेजुअली आपको शायद इस कैलेंडर वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों में आईटी पे अगर देखें सीरियसली अब थोड़े बाइंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आई थिंक थोड़ा मैं ग्लोबली बात करूंगा यहाँ पर सुनील जी। मेटल्स की एक साइकिल अमूमन धारणा थी कि 1 साल चलती है, 2 साल चलती है, उसके बाद कोलैप्स होती है। इनफैक्ट मैं भी खुद मान रहा था कि सितंबर 2022 में पोस्ट वॉर जब आई थिंक चीज़ें नॉर्मल होने लगी कि अब मेटल्स की साइकिल कोलैप्स हो रही है। वो गलत था धारणा बिल्कुल। मेटल स्टिल एट हाई एंड स्पेशली व्हेन चाइना इज ओपनिंग अप अगेन। आपका मेटल्स पे व्यू। अच्छा, एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सर। CY 2021 में और 22 में मेटल कंपनियों ने बहुत अच्छे दौर का बेनिफिट लिया था इस बार। उन्होंने अपने डेट्स काफी कम कर लिए, अपनी इंटरेस्ट बर्डन काफी कम कर लिए। दैट्स अ बिट डिफरेंट। ये इस बार थोड़े डिफरेंट हालात थे। सो अब दो सर्कमस्टेंसेस में आपका मेटल्स पे आउटलुक क्या है? तो मेटल के आउटलुक में मैं कहूंगा कि पहली चीज है कि यस, चाइनीज ओपनिंग अप के कारण मेटल्स के लिए एक पॉजिटिव स्टोरी है, तो मेटल की वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम ये वॉर जो है, अगर वॉर खत्म होने की कुछ गुंजाइश है, तो रीबिल्डिंग ऑफ यूक्रेन के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट होगा, तो मेटल्स के लिए बहुत जबरदस्त डिमांड आ सकती है। वो एक सेकंड डिजिटल पॉइंट है, वॉर का खत्म होना या ना खत्म होना। तीसरी बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ द रिसेशन, जो क्योंकि अगर रिसेशन बहुत स्ट्रांग आता है तो नेचुरली चाइना के ऊपर भी, जो चाइनीज इकोनॉमी ओपन हो रही है, अल्टीमेटली चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो चाइना सप्लाई करती है एडवांस देशों को। तो अगर उधर रिसेशन का माहौल है तो चाइना से की ऑर्डर बुक भी कम होगी। तो जितना एक चाइना ट्रेड जो जंप हो रहा है कि बहुत बड़ा होगा, शायद उसमें थोड़ा कूल डाउन होगा। तो मेटल्स में मेरे लिए ये यूएस का डेटा बहुत मायने रखता है कि रिसेशन क्या कंट्रोल में है, फेड की रेट हाइक की प्रोग्राम जारी रहेगी या उसको स्लो डाउन करेंगे। ये सब बात मेटल्स के लिए बहुत एक उम्दा चीज होती है। और आपने कहा इन टर्म्स ऑफ देयर मार्जिन्स, क्योंकि उनकी कॉस्ट कटिंग जो डेट को पे किया है, तो मगर फ्रेश कैपेक्स की जरूरत मेटल्स में भी पड़ेगी। अगर चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड हो रहा है, चाइना का प्रोग्राम, और यूक्रेन वॉर की एंडिंग, तो मेटल्स की जो कैपेसिटी है वो काफी नहीं होगी, तो फ्रेश कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी ये होगा, तो उसके कारण बोरोइंग सब बढ़ सकती है। तो ये भी याद रखना चाहिए। मगर मेटल के बारे में जैसे आपने कहा कि हमारी आउटलुक गलत निकली, वैसे ये बहुत रिस्की सेक्टर है, क्योंकि इतने फैक्टर्स इंटरप्ले होते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव कॉल लेना, एक क्योंकि बेंचमार्क में होता है मेटल का शेयर, तो आईटी की तरह जैसे मैंने कहा, आप एक अलोकेशन मेटल पे रखिए, मगर उसको बहुत ज्यादा या बहुत कम मत कीजिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है मेटल्स के लिए। और अल्टीमेटली ये ग्लोबल न्यूज फ्लोस बहुत मायने रखते हैं उस क्षेत्र में। सो आईटी की तरह मैं कहूंगा कि आपको एक डिसेंट एलोकेशन सेफ्टी के तौर पर मे बी 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो मेटल्स में रखिए, ताकि विच वे इट मूव्स आपको ना ही बहुत नुकसान हो, एट द सेम टाइम प्रॉफिट थोड़ा आ सकता है। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक अभी बातचीत के बहुत कुछ अंश बाकी थे, लेकिन वो अगली मुलाकात में जब आपसे होगी तो ज़रूर करेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और आउटलुक 2023 इस श्रृंखला में मौजूद होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मार्केट्स एट डे लो और 42,210 की